जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम आपको बताने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। जो मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 346 जीसी आपका मॉडल पेपर है। तो ये जो मॉडल पेपर है 346 जीसी, ये आपके लिए 2021 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो आपको 346 जीसी देखना है, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस यही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। और विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। विषय एवं प्रश्न पत्र आपको केवल डाल देना है, विषय भौतिक विज्ञान। यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक डालना है अंकों में। क्या डालना है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र आपको डाल देना है, ठीक है ना। संकेतांक की बात करेंगे तो पेपर का आपका संकेतांक क्या है? 346 जीसी, ठीक है ना। ये आपको कर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से आपको समझते रहना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, खंड अ की बात करेंगे। खंड अ, ठीक है ना। खंड अ में कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खंड ब में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1 के क की बात करेंगे। दो बिंदु आवेश K1, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में, किसमें? परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। किसमें? परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल, उनके मध्य जो लगने वाला जो स्थिर वैद्युतिक बल है F है। कितना है? F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़कर K2 हो जाए, जो माध्यम का परावैद्युतांक है वह बदल कर क्या हो जाए? K2 हो जाए, तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा? इनके मध्य जो स्थिर वैद्युतिक बल होगा वह क्या होगा? 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, K1/K2 इंटू F, ठीक है ना। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? K1/K2 इंटू F आपके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए, किसके लिए? यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हो तब, ठीक है ना। यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः FR एवं FV हो तो अब FV इज लेस देन FR, क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? FV, यानी कि जो बैंगनी रंग की जो फोकस दूरी है वो रेड रंग की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ध्यान दीजिएगा, कोर्स परचेज नंबर आपके लिए बेहद बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है, ठीक है ना। कोर्स परचेज नंबर आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसमें फिजिक्स के हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे 49 रुपीज़ में, केमिस्ट्री के हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में, इसी तरीके से बायोलॉजी का भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है ना। हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, और ये आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगे ही, ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए बिग ऑफर क्या है, अगर आप 499 रुपये पे करते हैं ना, तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? 5 सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक। जो मैथ वाले हैं मैथ का लेंगे, जो बायो वाले हैं बायो का लेंगे, प्लस आपको नोट्स मिलेगी, एक आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। प्लस आपको जो लेटेस्ट वीडियो रहेंगी, वीडियो के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप जल्दी करिए, इस नंबर पर आप जल्दी से व्हाट्सएप करिए, आप अपनी जो आपको नोट्स चाहिए वो नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कालांतर होता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में जो कालांतर होता है कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। चलिए आगे आपको बता, अगला देखेंगे। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, क्या कर रहा है?
किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 2000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु जो आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, क्या है? आवश्यक प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण, कितने एंगस्ट्रॉम का? 1000 एंगस्ट्रॉम का जो विकिरण है आपतित होने पर, ठीक है ना, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जो उत्सर्जित यानी कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वह कितनी होगी? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यल लंबाई के तार में, किसमें? यल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित। देखिए अगर आपको सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है ना, तो आप अच्छी तरीके से अगर इसको भी समझते हैं ना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए फिजिक्स का पूरा सिलेबस हमने आपको पढ़ा रखा है, तो आप जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पूरा फिजिक्स मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है। कितनी डिग्री पर? 30 डिग्री पर झुका है। तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा। ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगे वाला बल है उसका मान क्या होगा? IBL/2। कितना हो जाएगा? IBL/2। ठीक है ना। चलिए 6 वोल्ट विद्युतवाहक बल के 3 सेलों को क्या करा है? 6 वोल्ट के 3 सेलों को 6 वोल्ट विद्युतवाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युतवाहक बल होगा, जो संयोजन का विद्युतवाहक बल कितना होगा? जब इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो इसका विद्युतवाहक बल होगा कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे खंड ब की। ठीक है ना। खंड ब ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। खंड ब, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है? गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो गतिशीलता जीव विज्ञान में ऊर्जा का प्रयोग करके, जो गतिशीलता है जीव विज्ञान में ऊर्जा का प्रयोग करके स्वयं को जगह से जगह हिला पाने की क्षमता को गतिशीलता कहते हैं। क्या कह रहा है? गतिशीलता जीव विज्ञान में ऊर्जा का प्रयोग करके स्वयं को जगह से जगह हिला पाने की क्षमता को, मतलब जैसे गतिशीलता मतलब जैसे कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। ठीक है ना। मतलब अपने से जा रही है तो उसकी जो गतिशीलता कहते हैं। ज़्यादातर जानवर गतिशील होते हैं, हालांकि यह शब्द एक कोशिकी और सरल बहुकोशिकीय जीवों के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, किसमें? प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्रीय की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? किसमें? जो प्रयोग है किसमें रख दिया जाए? जल में रख दिया जाए। ठीक है ना। तो प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, किसमें? प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाएगी। जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। प्रयोग किस में रख दिया जाए? जल में रख दिया जाए। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, ये आपको समझाना है। ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ये परस्पर काटेंगी तो कटान बिंदु परस्पर दो स्पर्श रेखाओं को परिणामी क्षेत्र को, ठीक है ना, जो स्पर्श रेखाओं के परिणामी क्षेत्र को, ठीक है ना, दो स्पर्श रेखाओं के यहाँ पर क्या होगा कि परिणामी क्षेत्र को, आगे देखिए, परिणामी क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है ना। ये आपके लिए एक ही परिणाम आपका आएगा। ठीक है ना, वो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा? प्रश्नानुसार जो मान है, ठीक है ना, I-I0 यानी कि 5 स्क्वायर एम्पियर प्रति बार, धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर 1 - 0 या स्क्वायर यानी कि
जहाँ I-0 धारा का शिखर मान है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अगर वर्ग माध्य मूल मान कितना दे रखा है, √2 एम्पियर हो, तो धारा का शिखर मान देखिए I RMS बराबर I0/√2, ठीक है ना, ये फार्मूला आपका होता है। तो IO क्या है, आपका शिखर मान है, तो IO बराबर क्या हो जाएगा, I RMS इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर √2, तो √2 इसका मान है RMS का, तो √2 इंटू √2, ठीक है ना। तो धारा का शिखर मान कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना, 2 एम्पियर आपका ये आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये सॉल्यूशन को आपको नहीं देखना है, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों को अंतर समझाइए। समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर आपको समझाना है, ठीक है ना। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं, अगर समस्थानिक की बात करेंगे आप तब तो देखे होंगे, तो उसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक आपके समान होंगे और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। जबकि संभारिक में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि संभारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब यानी 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिदिन 24 घंटे व्यय होती है, तो विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए खंड स की बात करें, खंड स भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं, पीएन संधि डायोड, ठीक है ना। खंड स की बात करें, खंड स में देखिए क्या क्या आएगा, पीएन संधि डायोड के मध्य अवक्षय पर, यानी कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। विभव प्राचीर कम हो जाता है, जो विभव प्राचीर है वह कम हो जाता है, तथा अग्र अभिनति का मान पर्याप्त होने पर, किसका, अग्र अभिनति का मान पर्याप्त होने पर यह निरस्त हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, ठीक है ना। कुछ नियम दिए जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी उष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से नियम हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इस नियम को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है ना। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कह रहा है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, पहला नियम। दूसरा नियम, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्या कह रहा है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की बात करेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, क्या कर रहा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, किससे, एक न्यूनतम मान से कम है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। जो धातु है, धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। तो चौथा, 5वां नंबर, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच
कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई समय पश्चाता नहीं होती, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या कर रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, किसमें 0.7 एंगस्ट्रॉम की कक्षा की त्रिज्या में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। कक्षा में क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारा ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T समीकरण बराबर Q × F। F बराबर क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁴ अपान 2 × 3.14 × 0.7 × 10⁻⁻10। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻14 चक्कर प्रति सेकंड, या I बराबर Q × F 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.5 × 10⁻14। I बराबर 1.5 × 10⁻5 आंसर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। किसको, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया है कि 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगों x दिशा में संचरित हो रही हैं। किसमें, x दिशा में संचरित हो रही हैं। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 6.6 I कैप वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों किन्हीं दो गुण कौन कौन से हैं। पहला देखिए गुण क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्रों विभाजित की जाती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय क्षेत्रों को विभाजित हो जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की भांति प्रत्यावर्ती धारा था अपवर्तित होते, परावर्तित था अपवर्तित होती हैं। ठीक है ना। ये अब बराबर 2.5 मेगाहर्ट्ज यानी 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो E बराबर 6.3 जूल यानी कि C बराबर E/V यानी कि E का मान कितना है 63/3 × 10⁸। ठीक, टेस्ला, या B बराबर 21 × 10⁻⁻8 टेस्ला। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए खंड द की बात करते हैं। खंड द के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए निगमन है आपके लिए। ठीक है, निगमन है। तो निगमन, कुछ निगमन हम आपको ऐसे हैं जो आपको पेंडिंग में रखते हैं, जो आपके सिलेबस के समय हमने आपको बताया हुआ है। तो आप सिलेबस पहले पढ़ कर आइए पूरा फिजिक्स का, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको निकला हुआ है। ठीक है ना। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, N2/N1/V - 1/U। ठीक है ना। चलिए, क्या यहाँ पर N2/N1/V - 1/U या N2/N1 - 1/R या N/V - 1/U बराबर N - 1/R। तो इसको आप कोष्टक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, यही आपका मेन फार्मूला होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या अभिप्राय है। किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में A एवं B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। किसकी धारिता ज्ञात करना है, संधारित्र C की धारिता आपको ज्ञात करना है। हल ज्ञात करेंगे। C1 व C2 समांतर क्रम में है। जो C1 और C2 हैं किस में हैं, समांतर क्रम में है। तब तुल्य धारिता C बराबर कितनी हो जाएगी 2.2, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अब C4 व C' श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1/C', 1/C" बराबर 1/4 + 1/4 बराबर 1/2 या C' बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। जब ये श्रेणी क्रम में होते हैं तो 1/C1, ध्यान दीजिएगा, 1/C1 + 1/C2 इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर अब देखेंगे। अब C3 व C"
समांतर क्रम में हैं तब तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर 2+2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। माना AB के मध्य तुल्य धारिता C डबल डैश है। अब यहाँ आप देखिए इसके मध्य में निकालना है तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/C + 1/4 माइक्रोफैरड। तो 1 देखिए इसका मान कितना निकाला हमने अभी 1/2 माइक्रोफैरड 1/C + 1/4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से मान रखेंगे तो 1/4 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है ना। तो C बराबर 4 माइक्रोफैरड यानी कि आधा संधारित्र C की धारिता 4 माइक्रोफैरड आपको हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो एक लंबी प्रणालिका के क्या कर रहा है, एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। किसका, एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो माना ए अनुप्रस्थ काट तथा यल लंबाई की एक प्रणालिका है। क्या कर रहा है, माना ए क्या है, अनुप्रस्थ काट तथा यल लंबाई की एक प्रणालिका है जिसमें प्लेटों की संख्या n है। क्या है, प्लेटों की संख्या n है। यदि I का मान की धारा यानी I के मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 n/L इंटू I, ठीक है ना। तो प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ0 बराबर BA बराबर φ0 यानी कि μ0 NIA/L, ठीक है ना। यदि कुल फेरों की संख्या n हो तो प्रणालिका में संबंध फुल फ्लक्स फाई बराबर n φ0 का मान यहाँ पर हमने निकाला तो मान यहाँ पुटअप कर देंगे फाई बराबर n इंटू μ0 NIA/L, ठीक है ना। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा μ0 N2IA/L बराबर μ0 N2I πr²/L, या r क्या है, प्रणालिका की त्रिज्या है तो हम जानते हैं L बराबर φ/I, ठीक है ना। चलिए तो स्वप्रेरकत्व तो L बराबर क्या हो जाएगा μ0 N2A/I बराबर μ0 पाई N2R²/I हेनरी, या L बराबर μ0 N2AL, ठीक है ना। यह हो जाएगा N=N/I, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड हैं वह क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है ना। तो प्रकाश डायोड का धारा वोल्टता V+ अभिलक्षण की एक सामान्य डायोड की भांति होता है। किसकी भांति होता है, एक सामान्य डायोड की भांति होता है। उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें वह क्रियाशील नहीं है, ठीक है ना, तथा उस स्थिति को भी प्रदर्शित करता है जिसमें वह क्रियाशील है। VF डायोड की आंतरिक प्रतिरोध वोल्टता है। कार्यविधि की बात करें, कार्यविधि देखिए यहाँ पर कि जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज 0.1 वोल्ट लगाकर उत्क्रम अभिनत किया जाता है तो संधि में दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक संतृप्त किंतु लघु धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है, ठीक। तो प्रकाश बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश HB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रकाश गिर रहा है, ये PN साइज है या P आपका है, मतलब ये आपका P टाइप से P और N PN संधि डायोड है, ये आपका P संधि है, आपका N है, यहाँ पे सोर्स जोड़ा गया है, तो ये आपके लिए प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है ना। किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक। उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। यदि इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां 250 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हों तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यदि अभिदृश्यक लेंस O द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका A के प्रथम फोकस FE पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो श्रांत आंख द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का जो व्यास बड़ा इसलिए हो लेते हैं जिससे कि वह दूरस्थ वस्तु से बहुत अधिक प्रकाश एकत्र कर सके तथा प्रतिबिंब चमकीला बने। तो आवर्धन M बराबर क्या हो जाएगा, -FO/FE
बराबर क्या हो जाएगा -250 अपन 50 बराबर -50। तो नली की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर L बराबर F0 प्लस FE यानी कि क्या हो जाएगा 255 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अर्धचालक क्या है। अर्धचालक क्या है? मादन यानी कि अपमिश्रण, मतलब उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिला दे अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। ठीक है ना, तो अर्धचालक किसे कहते हैं? तो वे ठोस पदार्थ, क्या कह रहा है, वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम, क्या कर रहा है, वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है कि वे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अब देखेंगे अंतर, यानी शुद्ध अर्धचालकों की विद्युत चालकता अति अल्प होती है। अंतर देखिए इसमें क्या होगा कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता अल्प कम होती है। ठीक है ना, परंतु यदि किसी शुद्ध अर्धचालक के थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाए तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से अद्युत अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इस क्रिया को मादन यानी डोपिंग कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। ठीक है ना, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र में रखे। ठीक है ना, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य उस द्विध्रुव की वैद्युत स्थित ऊर्जा कहलाती है। यदि θ1 बराबर 90 डिग्री एवं θ2 बराबर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर U बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री बराबर 0, cos θ2 बराबर cos θ। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी -PE cos θ। सदिश रूप में U बराबर -PE क्या हो जाएगा, U बराबर -PE। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में शून्य क्रम में 10वां 5 की बात करेंगे। 10वां क्रम की द्वितीय फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.5 mm एवं 14.5 mm की दूरी पर प्राप्त होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, W बराबर क्या हो जाएगी 14.5 माइनस 11.5 अपान 10 यानी कि 0.3 mm, और W बराबर क्या होता है D लैम्डा अपान D या D अपान D बराबर W अपान लैम्डा यानी कि 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर अपान 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो कैपिटल D अपान स्मॉल d बराबर 1/2 इंटू 10⁻³ या W डैश बराबर D लैम्डा डैश अपान स्मॉल d। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10 या 5/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर या 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 0.25 mm। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तरंग दैर्ध्य बदलते पर शून्य कोट की फ्रिंज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, इसकी कोट की फ्रिंज की स्थिति 11.50 प्लस 0.25 बराबर क्या हो जाएगी 11.75 mm। ठीक है ना, चलिए दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टेज एवं धारा के कालांतर को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक 11, यहाँ से यहाँ तक 9 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपका L है, ये आपका C है, ये आपका R है, LCR प्रतिपथ में। ठीक है ना, चलिए परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगी यहाँ पर √VR का स्क्वायर प्लस BL माइनस BC यानी 81 प्लस 81 बराबर 9√2। ठीक है ना, यानी VL का मान 20 माइनस 11, कलांतर फाई बराबर क्या होता है tan इनवर्स VL माइनस BC अपान VR, तो tan इनवर्स 9/9 एंड tan इनवर्स 1 यानी कि 45 डिग्री, फाई बराबर 45 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, 5 के अंगा की बात करेंगे, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है ना, अज्ञात प्रतिरोध यक्स ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का प्रतिपथ आरेख निम्नवत है। सेतु संतुलन की अवस्था में है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका x है, ठीक है ना। तो मीटर सेतु स्टोन सेतु पर आधारित युक्ति है। चित्र में 10 ओम तथा 5 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तब 1/5 बराबर 1/10 प्लस 1/5, यानी क्या हो जाएगा 1/5 बराबर 1 + 2/10 बराबर 3/10, या यस बराबर क्या हो जाएगा 10/3, यानी कि R × x बराबर यस बराबर 10/3 ओम, यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, या और 10/3 ओम और 5 ओम, 5 सेंटीमीटर आपका हो जाए 52 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, लंबाई है 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि R/S बराबर L/100 - T। तो x का मान देखिए, R बराबर R क्या है x है, तो 10/3 s का मान हमने निकाला था, ये L का मान 52 और समय देखिए क्या है 100 - L 52। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × x/10 बराबर 52/48, यानी कि x बराबर 52 × 10/3 × 48, यानी x बराबर 3.6 ओम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु के हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं पाजलाइमन श्रेणी की रेखाओं के संक्रमण को दर्शाइए। दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ग रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए, हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा को प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य तरंगे क्या हैं, ठीक है ना। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण हेतु तरंगदैर्घ्य संगत फोटान के द्विबाली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, ठीक है ना। तो तरंग देखिए, द्रव्य तरंगे डी ब्रॉगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण क्या करा, जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटान, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित रहती है, अर्थात वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों में संबंध इन कणों के ही द्रव्य अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। इन द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार फोटान की ऊर्जा E बराबर mc² या mc² बराबर hν बराबर hν/c², या फोटान का संवेग P बराबर mc। समीकरण नंबर 1 से P बराबर mc, hb बराबर c² × c बराबर hb/c, परंतु v बराबर c/λ बराबर p बराबर h/λ, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अथवा फोटान की तरंगदैर्घ्य कितना होती है, लैम्डा बराबर h/p, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली के अनुसार किसी गतिमान कण से संबंध तरंगदैर्घ्य भी उपरोक्त सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। अतः गतिमान कण में संबंध तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p होगी। यही डी ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। यदि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान हो तो कण का संवेग p बराबर mv होगा। गतिमान कण से संबंध तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों को प्रतिस्थापित कीजिए। ध्यान दीजिए, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगार की नई स्थिति व्यक्त करता है। चित्र में a', b' नया तरंगार का भाग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माना तरंगार AB, ठीक है ना, जब अपवर्तक पृष्ठ m' आपतित होती है तो किरण B से A तक पहुँचने में t समय एवं किरण v वेग है, तब किरण माध्यम से प्रवेश करती है तो A और A' के बीच t समय लगता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किरण प्रवेश की, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या हुआ, अपवर्तित हुआ, ठीक, वही चीज़ बता रहा है, ये आपको पूरा घटना घटेगी, ठीक है ना। चित्र में स्पष्ट है कि आपती तरंगार्घ, चुंबकीय तरंगार, अभिलंब एवं अपवर्तित तरंगार सभी एक ही समतल में स्थित हैं। यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε गुना होता है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर 14i कैप प्लस 13j कैप माइनस 5k कैप वोल्ट प्रति मीटर में इसी क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 4j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल a है। इस पृष्ठ में किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस a रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बंद, देखिए जो इसका फार्मूला आएगा, फार्मूला हम आपको बता देते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, डी फाई बराबर A/4 डी ओमेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल आपका फार्मूला आएगा फाई बराबर 1/0, यही प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसका प्रूफिंग ये जब बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, इसलिए इसको हम बताने का प्रयास नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हाँ देखिए, जो क्वेश्चन है ना, जिससे हमको जो क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।